हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। ठीक है, तो आज है 27 जुलाई। ठीक है, और 27 जुलाई की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पे देखेंगे। और आज देखते हैं आपको क्या यहाँ पे सीखने को नया मिलता है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज क्या आपको मिलता है नया सीखने को। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इसका सही जवाब देता हूँ, ये नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखिए पेट्रोकेमिकल की बात की जा रही है। पेट्रोकेमिकल होता क्या है? ठीक है, पेट्रोकेमिकल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जब आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं या फिर आप क्रूड ऑयल, जैसे कि मान लीजिए भारत में जो बॉम्बे हाई हो गया, असम का इलाका हो गया, जहाँ पे क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उसे जब आप जो भट्ठी होती है जिसे फर्नेस कहते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है उसमें ले आके जब क्रूड ऑयल को आप बॉयल करते हैं तो वहाँ से तरह तरह के पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम गैस निकल रही है। ओके, उसके बाद गैसोलीन निकल रहा है, नेफ्था निकल रहा है, पैराफिन निकल रहा है, डीजल, ठीक है, फ्यूल ऑयल, तरह तरह के वहाँ से कंपाउंड वहाँ से निकलते हैं। तो उनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं सामाजिक जीवन में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में, और जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको बनाने में करते हैं। जैसे पैराफिन है, तो पैराफिन है, ये जेट फ्यूल के तौर पे काम करता है पैराफिन। ठीक है, डीजल अगर डीजल निकल रहा है तो उसे हम और उसको शुद्ध करके क्या करते हैं, जो हमारे व्हीकल हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी मोम जैसी द्रव्य वहाँ से निकल रहा है, मोम जैसे कोई पदार्थ निकल रहा है, तो उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं फैशन डिजाइनिंग में, ठीक है, शैम्पू पाउडर ये सब बनाने में कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर फ्यूल को और बर्न कर रहे हैं और बॉयल कर रहे हैं तो वहाँ से चारकोल भी निकलता है जिससे कि सड़क बनाने में उसका निर्माण किया जाता है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको बनाने में हम जो पेट्रोकेमिकल है उसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोकेमिकल उसे ही कहते हैं जब हम क्रूड ऑयल को बॉयल करते हैं, ठीक है, या फिर रिफाइनरी में उसको रिफाइन करते हैं तो उससे जो को प्रोडक्ट निकलता है वही होता है पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे आपको पेट्रोकेमिकल समझ में आ गया होगा। ओके, तो इससे संबंधित विनिर्माण केंद्र के विषय पर संबंधित मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैसी बढ़ाई जाए और विश्व से भारत और क्या सीख सकता है और उसमें कितना निर्यात कर सकता है, इन सब विषयों पे बात होगी, और वो भी नई दिल्ली में। ठीक है, तो उसका आयोजन किया जा रहा है, आप इस बात को थोड़ा सा समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो नई दिल्ली में हो रहा है, तो नई दिल्ली की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिल्ली की लोकेशन है यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, और ये तीनों राज्यों का मिला के, ठीक है, जैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, और इधर से हरियाणा के ज़िले हैं, और इधर से राजस्थान के ज़िले हैं, ये तीनों मिला के एनसीआर यानी कि जो नॉर्थ नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, ठीक है, उसका निर्माण ये लोग करते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको हरियाणा का ज़िला मिल जाएगा, और इधर राजस्थान के ज़िले मिल जाएंगे, और इधर उत्तर प्रदेश के ज़िले मिल जाएंगे एनसीआर में। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ना, उद्घाटन जो हुआ है सम्मेलन का, ये हर 2 साल पे इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है, और भारत विश्व से सीखता है और विश्व को भी ये सिखाता चलता है। ठीक है, तो आगे चलें, तो इससे संबंधित और कुछ बातें थी वो बता दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा, आपको पता चला केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। उनके द्वारा सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन यानी कि इसको कह सकते हैं नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ठीक है, कल्चरल मैपिंग एंड सांस्कृतिक मानचित्रण, कल्चरल मैपिंग के अंतर्गत किस मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारत के अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया जा रहा है। मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरी धरोहर। ठीक है, तो जब गांव की बात आती है तो बहुत कुछ याद आने लगता है आप लोगों को। तो गांव शब्द से ही आपको लगेगा कि वाह, ट्रेडिशनल चीज़ें वहाँ से आपको आपके माइंड में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं ट्रेडिशनल चीज़ों को और डेवलप करने के लिए, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए, वहाँ पे टूरिस्ट हब डेवलप करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, पहले तो ये इसका आंसर समझ लीजिए। इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये कराया जा रहा है, और जो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग स्टार्ट किया गया था, यानी कि कल्चरल मैपिंग यानी कि वहाँ के कल्चर क्या है, ठीक है, या क्या वो इकोलॉजी से संबंधित है, या फिर हिस्ट्री से संबंधित है, या डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसमें गाँवों का वर्गीकरण किया जाएगा। देखिए पारिस्थितिक श्रेणी में, यानी कि वहाँ पे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी वाला सिस्टम, इन्वायरमेंट वाला सिस्टम कितना अच्छा है, अगर वो अच्छा मिला
तो उसको इसमें कैटेगराइज कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर डेवलपमेंट में वो आगे है तो उसको भी कैटेगराइज कर लिया जाएगा, और ऐतिहासिक सिस्टम में अगर आगे है, वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें कुछ पाई जाती हैं तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा इस पहल में, ठीक है। तो देखिए, अगर पारिस्थितिक की बात करें तो राजस्थान का जो बिश्नोई गांव है, ठीक है, वो प्राकृतिक समन्वय के साथ रहने का एक प्रमुख उदाहरण है। और जो रैनी गांव है वहाँ का, वो चिपको आंदोलन के लिए फेमस है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विकास से संबंधित बात करें तो जो गुजरात का मोढेरा है, ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ठीक है, वहाँ पे यानी कि डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसे गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐतिहासिक गांव कंडेल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का कंडेल गांव है, जो जल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो हनोल और कर्नाटक का जो बिदुराश्वर करके है, ये महाभारत के काल से संबंधित गांव इनको माना जाता है, यानी कि इतिहास में ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी गांव होंगे, ओके, उनको डेवलप किया जाएगा, उनको टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, और यही है मेरा गांव मेरी धरोहर का संकल्प, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। उस पोर्टल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट गांव होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होंगी, वहाँ से संबंधित चीज़ें आपको उसमें उस पोर्टल पे दिखाई देगा, ठीक है। जिससे कि भारत के गांव की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आप देख सकते हैं, जो ट्रेडिशन है उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि गाँव नाम लेते ही एक अच्छी सोच हमारे दिमाग में आती है, ठीक है। एक अच्छा पहनावा हमारे दिमाग में आता है, एक अच्छे कल्चरल रिलेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है। पहनावा बोल दिया उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी सोच आती है। तो इसी को डेवलप करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर एक पहल को शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी नई दिल्ली में ही हुआ इसका शुभारंभ। तो नई दिल्ली की लोकेशन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चल देखिए, जो सांस्कृतिक मानचित्रण वाला सिस्टम है ना, ये ऐसा नहीं कि अभी शुरू किया गया, ये 2017 से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये चर्चा में था, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। क्योंकि इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की है? वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली सरकार। नई दिल्ली सरकार क्या करेगी अब वाटर एटीएम लगाएगी जगह जगह। जगह जगह मतलब हर जगह नहीं, जहाँ जल मिलता है यानी पानी मिलता है वहाँ पे वाटर एटीएम लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं, ठीक है, जहाँ पे पाइपलाइन ले जाना संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप पाइपलाइन ले जाने लगे तो वहाँ पे सब स्ट्रक्चर वहाँ का खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जगह पाइपलाइन जहाँ ले जाना, जल पाइपलाइन ले जाना संभव नहीं है, वहाँ पर वाटर एटीएम लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये वाटर एटीएम क्या करेंगे कि इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए इसमें एक एटीएम कार्ड बनाया जाएगा, जिससे कि आप जैसे स्वाइप करेंगे या फिर उसको वाईफाई के माध्यम से टैप करेंगे तो आपके लिए आपके हिस्से का जितना पानी है वहाँ पे दिखा देगा। क्योंकि एक परिवार को ये लोग 20 लीटर पानी देंगे, ठीक है। एक दिन में एक परिवार को ये 20 लीटर पानी देंगे। तो ये एक अच्छी पहल भी है, ठीक है। और वाटर एटीएम का मतलब अगर बात करें तो ये कम, जैसे कि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, आप जैसे कि कम पैसे में इसको स्थापित करवा सकते हैं, और ये पर्यावरण के हित में भी ये होगा, ठीक है। और हर जगह आप पानी पहुंचा सकते हैं जहां भी पानी पहुंचाना चाहें, ठीक है। तो ये तरह तरह के इसके लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नुकसान की बात तो अभी छोड़िए। ये देखिए, अभी जो वाटर एटीएम है, 4 वाटर एटीएम दिल्ली में लगाया जा चुका है, और लगभग ये 500 वाटर एटीएम दिल्ली में लगाया जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के सीएम हैं उनका कहना है, ठीक है। तो वाटर एटीएम एक अच्छी पहल है। ऐसी जगह लगाया जाएगा जहाँ पे पानी को टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वहाँ पर अब टैंकर न जाकर वहाँ पर वाटर एटीएम पहले से लगा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि जल की समस्या को दूर किया जा सके। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में निम्न में से कौन सा पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग कंपनी होती है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% तक होती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में कौन सा पीएसयू एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य बना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है वो ऐसा किया है, और वो उसने एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल हो गया पहले, ठीक है। पावर जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये किस में शामिल हुआ और क्यों शामिल हुआ। तो ये है पीएफसी, जिसे हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं। ये एक भारत का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू है, ओके।
तो इसका काम क्या है, भारत के जो बिजली क्षेत्र है, भारत में जो बिजली क्षेत्र है, गांव में आप देखते होंगे बिजली है, तो ये जो फाइनेंस किया जाता है ना, उससे संबंधित ये राय मशवरा देता है और फाइनेंस करने का तरीका दिखाता है गवर्नमेंट को कि आप इस सेक्टर में इस यहाँ से पैसा उठा सकते हैं और इसको उठा के आप इसमें एनर्जी वाले सेक्टर में लगा सकते हैं। इसका यही काम है कि सलाह देगा और पैसा उठवाएगा और उसको लगवाएगा कि हाँ, इससे एनर्जी कैसे डेवलप की जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बनाया जा सके, ट्रेडिशनल एनर्जी कैसी बनाई जा सके। तो इन सब के लिए ये काम करता है, ठीक है। और भारत का उद्देश्य है कि आपको पता है कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना है, यानी कि नेट कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 तक भारत का। तो उसमें भी ये पहल शामिल है, ठीक है। पीएफसी उसमें भी काम करता है। अब पीएफसी जो इस ग्रुप में शामिल हुआ उसका क्या मतलब हुआ, पीएफसी यानी कि इस ग्रुप में शामिल हुआ, तो देखिए पहले ये जो ग्रुप है ना, ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, इसको जापान द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये फाइनेंस करेंगे जो ऊर्जा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको टैकल करने के लिए ये लोग फाइनेंस करेंगे, पैसा देंगे, खासकर एशिया वाले रीजन में, ठीक है, एशिया वाले रीजन में, और खासकर वो भी साउथ एशिया वाले रीजन में, तो इसमें भारत भी आता है, ओके। तो भारत इसमें शामिल हो गया और ये ऐसा नहीं कि अचानक भारत उठा और कहा कि हाँ हम भी इस ग्रुप में शामिल होंगे, ऐसा नहीं है। अभी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, आपको पता है। G20 की जब अध्यक्षता करते समय गोवा में एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित, पावर फाइनेंस से संबंधित। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि भारत भी ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होगा, और उसमें शामिल होगा तो कई कंपनियां हैं जो बिजली सेक्टर में काम करती हैं, तो उसमें से पीएफसी ऐसी पहली कंपनी बन गई है जो इस ग्रुप में शामिल हो गई है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इसका सही जवाब था पीएफसी। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस अभिनेता या अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अभी मतलब ये तो अनाउंसमेंट हो गया कि इनको ही मिलेगा, और तस्वीर से देख के अभी समझ गए होंगे कि ये कौन है। ये है कार्तिक आर्यन, ठीक है। ये कार्तिक आर्यन ये बेस्ट एक्टर है, कह रहे हैं बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मैं भी इनका फ़ैन हूँ कार्तिक आर्यन का, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो इनको अभी सुपरस्टार, जैसे कि राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार की कैटेगरी में इनको सम्मान दिया जाएगा, और वो भी कहाँ सम्मान दिया जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, अगस्त में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा अगस्त में। तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है विश्व का मैप, और यहाँ दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे जूम कर लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम वाला इलाका है, ये यहीं पे एक मलबा गिरा था जिसे कहा जा रहा था कि इसरो के रॉकेट का मलबा है, ठीक है। तो इस इलाकों की याद रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में गिरा था, और इधर हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर, और इधर तस्मान सी दिखेगा, कोरल सी दिखेगा, और ये कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ये जो हिस्सा है इसे विक्टोरिया कहते हैं, और विक्टोरिया में ये फंक्शन होने वाला है जहाँ पे कार्तिक आर्यन को अवार्ड दिया जाएगा। और आपको अभी सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन करने वाला था विक्टोरिया में, वो भी इसने कैंसिल कर दिया, कह रहा था बहुत खर्चा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से इसने कैंसिल कर दिया था। बाकी इधर देख लीजिए पपुआ न्यू गिनिया है, जहाँ पे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, और वहाँ पे फिपिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे दिखेगा ईस्ट तिमोर आपको नॉर्थ में, जो आसियान का 11वां मेंबर बनने वाला है, ठीक है। तो ये सब कंट्री हैं यहाँ पे, आप इसको देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। शाहरुख खान को अभी पता है, शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 होने वाला है, आईसीसी वर्ल्ड कप, ये भारत होस्ट करेगा, ठीक है, भारत होस्ट करेगा। तो अभी आईसीसी जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो शाहरुख खान को बनाया गया, इस बात को याद रखेंगे। और 2022 में पेटा इंडिया मतलब ईयर ऑफ द, जैसे कि पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो सोनाक्षी सिन्हा को मिला था, ठीक है। आगे चलिए, अभी गोल्डन पीकॉक जो इन्वायरमेंट से संबंधित अवार्ड है, अभी किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है ट्रांसमिशन, जैसे अडानी जो ट्रांसमिशन लिमिटेड है उसको दिया गया था ये गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट अवार्ड। और जो प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप हैं, इनको अभी हाल ही में एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब ये जो मोक्षा राय हैं, इनका नाम मोक्ष राय है, ठीक है, ये 7 साल की हैं, और इन्हें अभी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे चलिए, तो अभी नाटू नाटू फ्रॉम जो RR का गाना है, RRR, आप देखे होंगे मूवी, बहुत ही बेस्ट मूवी थी, और इसमें गाना भी जो था नाटू नाटू बहुत ही फेमस हुआ था। इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में में पूछा गया था कि इसके जो म्यूजिक जो कंपोज किया गया था तो किसने किया था, तो वो MM कीरावानी थे, उन्होंने ये कंपोज किया था, ठीक है। आगे चलें, तो जो लालिया अंजुवाला करके हैं, लालिया अंजुवाला जो छांगते हैं, ये एक फुटबॉल प्लेयर हैं,
ठीक है। इन्हें अगर बात किया जाए तो ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है उसकी तरफ से इन्हें मेंस फुटबॉलर के तौर पे चुना गया था, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। और जो ये मनीषा कल्याण है इन्हें महिलाओं में चुना गया था वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? गिग वर्कर्स बिल पेश किया, चलिए ठीक है, गिग वर्कर्स बिल पेश किया। तो पहले गिग होता क्या है, गिग इकोनॉमी क्या होती है उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले गिग का फुल फॉर्म यहाँ पे ये लिया जाता है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन ग्रिड। ग्लोबल इंफॉर्मेशन ग्रिड, गिग ऐसी इकोनॉमी कहा जाता है जैसे कि ये कोई अस्थाई नहीं है। कहने का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, अभी भारत में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने कहा कि भारत में जो गिग इकोनॉमी है ना, गिग इकोनॉमी एक ओपन मार्केट है, ठीक है, ओपन मार्केट है। इसमें जो वर्कर शामिल होते हैं वो कोई अस्थाई वर्कर नहीं होते हैं, अस्थाई वर्कर होते हैं। जैसे आप हैं, अभी आप मान लीजिए कोई भी रैपिडो वाला काम कर रहे हैं, मान लीजिए रैपिडो चला रहे हैं, ठीक है, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो ये कोई अस्थाई वर्कर्स वाला लिस्ट में नहीं आते हैं। कभी आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन कंपनी आपसे संपर्क करती है, कहती है कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपको मैं इतना पैसा दे दूंगा, तो कोई अस्थाई काम तो है नहीं आपके लिए, वो अस्थाई काम है। तो ऐसे काम जो है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई अस्थाई वाला चीज़ नहीं होता है, इस अस्थाई वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला, उसमें कहा कि भारत में जो ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, जैसे कि आपको हायर कर लिया गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ कुछ दिन के लिए हायर किया गया, वो परमानेंट आपके लिए जॉब तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें कौन सी आपकी जॉब सिक्योरिटी कोई मिलेगी क्या? आपके कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके जो जॉब कर रहे हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो मुझे कोई राइट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये गिग इकोनॉमी जो है ना, एक अस्थाई अर्थव्यवस्था की निशानी ऐसा समझ सकते हैं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, इससे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें राजस्थान सरकार ने क्या किया कि गिग वर्कर्स बिल लाया। अब ये सरकार का ये कहना चाहती है कि जो गिग वर्कर्स होंगे, यानी कि जो अस्थायी तौर पे काम कर रहे हैं, जिनको हम इंश्योरेंस नहीं दे पाते हैं, जिनको हम सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए हम बिल पेश करेंगे और उनको हम सामाजिक सुरक्षा भी देंगे और इंश्योरेंस भी देंगे। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य सरकार है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, राजस्थान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान का मैप है ये, ओके, ये राजस्थान का मैप है। इसकी बाउंड्री आपको इधर पाकिस्तान से लगती हुई नजर आएगी। और राजस्थान अभी हाल ही में पहला ऐसा राज्य बना है जो इम्प्लीमेंट किया है ब्लाइंडनेस, ठीक है, कंट्रोल पॉलिसी को, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तो स्टेडियम आपको पता है कि वहाँ गुजरात में है, लेकिन सेकेंड नंबर पे पूछे तो अनिल अग्रवाल के नाम से यहाँ बनाया जाएगा जयपुर में, ओके। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का भी शुभारंभ किया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 15 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, फिर से ये पहुंच गया है, ठीक है। तो ये 600 अरब डॉलर है इस समय। आपको मैं बता दूं कि जो 2021 का आंकड़ा था उस समय भी 600 से ज़्यादा, 2021 में भी जो फॉरेक्स रिजर्व था इंडिया का वो 600 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। लेकिन आने वाले समय में कुछ बीच बीच में कुछ मतलब कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ पे क्या हुआ कि जो डॉलर था, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत का, वो घट रहा था। लेकिन अगेन फिर से अभी आरबीआई ने कहा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। और बढ़ के कितना हो गया? 600 अरब डॉलर तक पहुँच गया। बहुत ही ह्यूज नंबर है ये, बहुत ही बड़ा नंबर है 600 अरब डॉलर। इस कैटेगरी में समझ लीजिए भारत तीसरे चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, लेकिन चौथे नंबर पे भारत आता है यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। आप सोचिए, रूस भी भारत से पीछे है और यूएसए भी भारत से पीछे है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। और फॉरेक्स रिजर्व में आता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व में देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जैसे कि आपने डॉलर रखा है अपने पास तो वो आएगा, डॉलर रखा है विदेशी मुद्रा संपत्ति, बस डॉलर ही नहीं, तरह तरह की हो सकती हैं। और स्वर्ण भंडार आता है इसमें, गोल्ड रिजर्व आता है, एसडीआर आता है, फिर आईएमएफ का एक होता है रिजर्व ट्रेंच, वो आता है। तो ये चीज़ इसमें शामिल होती हैं फॉरेक्स रिजर्व में। इससे क्या होता है, आप जब रखे रहते हैं, मान लीजिए आप कभी आपकी जो इकोनॉमी है वो गिर रही है, ठीक है, इकोनॉमी गिर रही है, आपके यहाँ मंदी आ गई, तो आप क्या करेंगे? इन पैसों का इस्तेमाल करके
आप सही दाम पे बाहर से चीज़ें मंगा के आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें तेज़ी ला सकते हैं। तो इसलिए ये फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस समय 600 अरब डॉलर से ज़्यादा पहुंच गया। फिर से इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें तो आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। अभी इनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था शक्तिकांत दास जी को। और आरबीआई की स्थापना 1935 से पहले 1935 को हुई थी, ठीक है। आगे चलिए कुछ रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। अभी हाल ही में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती किस तारीख को मनाई गई? तो 23 जुलाई को मनाई गई, ठीक है। रिवीजन वाला मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। अभी हाल ही में किस अभिनेता को क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी ब्रांड एम्बेसडर, अभी तो मैं बताया था, एम्बेसडर के तौर पे, इससे सही जवाब है शाहरुख खान को, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है लिसा फ्रेंचटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एडमिरल बनी है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका नौसेना, ठीक है, जो अमेरिकी की नौसेना है उसकी। अभी हाल ही में सात्विक राज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है कोरिया, जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा था साउथ कोरिया में, उसको इन्होंने अपने नाम कर लिया। अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी? आर्मलेस का मतलब यही है कि इनकी दोनों बाहें नहीं हैं। ये देखिए कितना सुंदर तस्वीर है कि ये पैर से चला रही हैं, ठीक है, तीरंदाजी कर रही हैं, मतलब एक झकझोर देने वाला मोटिवेशन यहाँ से मिलता है। तो इनका नाम है शीतल देवी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो अभी हाल ही में नामग्या खाम्पा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है सोमालिया। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और कुछ ऐड करना है इसमें तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। आपका वेलकम रहेगा हमेशा, ठीक है। और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।